नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अहान को सनाया ने फोन पर बताया कि उसके पापा हॉस्पिटल में नहीं हैं। उसने बताया कि शर्मा फैमिली ने हॉस्पिटल से पापा को किडनैप कर ले गए हैं। सनाया की बात सुनकर अहान को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी गाड़ी निकालता है और शर्मा हाउस के लिए निकल पड़ता है। गौतम शर्मा ने सनाया के पापा को पेड़ से लटका रखा था। अहान से पहले सनाया वहां पहुंच जाती है। इससे पहले गौतम शर्मा ने शेखर को पेड़ से उतार लिया था और अपने बॉडीगार्ड से बोलकर शेखर का एक पैर तोड़वा दिया था। वहां सनाया के पहुंचने पर उसे देखकर गौतम की नीयत खराब हो गई थी। सनाया अपने पापा को छोड़ने के लिए कहता है। इस पर गौतम सनाया से कहता है, मुझे कुछ चाहिए। तब सनाया पूछती है, क्या चाहिए तुम्हें? गौतम सनाया को पाना चाहता है। इस पर सनाया आग बबला हो जाती है। सनाया के मना करने पर गौतम को भी बहुत गुस्सा आता है। उसने एक लेडी बॉडीगार्ड को बोलकर सनाया पर भी हमला करवा देता है। इस हमले से सनाया घायल हो जाती है। उसके शरीर से खून बहने लगता है। इसके बाद भी गौतम सनाया को मारने हाथ उठाता है। तभी अहान वहां पहुंच जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। विनोद मार्शल आर्ट के स्टेज 1 के फाइनल लेवल पर था। उन्होंने हमेशा शर्मा फैमिली को प्रोटेक्ट किया था। अमरनाथ शर्मा के जितने भी दुश्मन थे वो उनके अटैक नहीं झेल पाते थे और सरेंडर कर देते थे। विनोद शर्मा फैमिली का पिछले 20 सालों से हिस्सा था और उन्होंने ऐसा नहीं कभी किया था। मुझे लगता था कि शिमला में मुझसे बेहतर मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। मैंने और अमरनाथ जी ने मिलकर सारे मार्शल आर्टिस्ट को और उनके परिवार को बर्बाद कर दिया था। फिर ये कौन है जो मुझसे इतना पावरफुल है? विनोद अपने मन में सोच रहा था। अहान ने अब तक कुछ किया भी नहीं था और आधे से ज्यादा शर्मा परिवार पहले से डर गए थे। अंकल, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप एक फाइटर हैं। इतने सालों से शिमला में आपसे बड़ा कोई फाइटर नहीं आया है, फिर आप इससे क्यों डर रहे हैं? गौतम ने कहा। विनोद की वजह से गौतम को भी किसी का डर नहीं था और आज वही विनोद ऐसी बातें कर रहा था। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, विनोद ने कहा। अहान का ऑरा बहुत स्ट्रांग था, पर हो सकता था कि उसकी ताकत इतनी ना हो। फिर विनोद ने मन में सोचा, ये है तो 25-26 साल का ही, चाहे जितनी भी छोटी उम्र में इसने लड़ना सीखा हो, मुझसे बेहतर शायद ही हो। विनोद ने ये सोच तो लिया था, पर अहान के सामने आने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। जैसे अहान का कॉन्फिडेंस था वो किसी मार्शल आर्ट मास्टर का ही हो सकता था। तुम मुझे मारना चाहते हो? अहान ने पूछा। विनोद की आंखों में डर था। वो बोलना चाहता था कि उसे नहीं मार सकता, पर उसकी जुबान से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अहान मार्शल आर्ट की हर तकनीक जानता था। उसने सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था और जानता था कि कौन सी तकनीक का कब इस्तेमाल करनी चाहिए। इस बार उसने स्ट्रेंथ कन्वर्जन टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ किया और अपनी ताकत से विनोद के आसपास एक एनर्जी क्रिएट की। उस एनर्जी ने विनोद को पीछे से धक्का दिया और वो वहीं गिर गया। विनोद उठने की कोशिश कर रहा था, पर वो हिल नहीं पा रहा था। देखते ही देखते उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वो वहीं बेहोश पड़ा रहा।
ये देखकर सब हैरान हो गए। विनोद किसी की एक हाथ की ताकत की वजह से बेहोश हो गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कौन है, ये लड़का कौन है, इसमें इतनी ताकत है कि इसने विनोद को बेहोश कर दिया। इसकी हमारे फैमिली से क्या दुश्मनी है? सब अपने अपने मन में सोच रहे थे। कोई कुछ बोले, इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। सब अपनी जगह पर खड़े खड़े थूक गटक रहे थे। गौतम की आंखों में खौफ था। वो नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्या किया था जो उसका सामना मार्शल आर्ट मास्टर से हो गया। आहान एक एक कदम चलकर गौतम की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे वो उसकी तरफ आ रहा था, गौतम के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके मन में भावनाओं का उबाल था जिसे वो संभाल नहीं पा रहा था। जैसे ही आहान बिल्कुल उसके सामने पहुंचा, गौतम ने अपने घुटने टेक दिए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं जानता आप कौन हैं और मैंने आपको किस तरह सताया है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, गौतम ने बेबस आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर लग रहा था जैसे वो रो रहा हो। तुमने सनाया को क्यों मारा? आहान ने पूछा। सनाया? सनाया का नाम सुनकर गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, इसने सनाया के बारे में क्यों पूछा? क्या ये सनाया का फटीचर पति है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस जैसा इंसान विनोद अंकल के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इस वक्त गौतम बिल्कुल उलझा हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या आप मिस सनाया के पति हैं? गौतम की आवाज कांप रही थी। मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, तुमने सनाया को क्यों मारा? आहान ने गौतम से सवाल का जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरते हुए फिर से वही सवाल किया। मिस्टर आहान, गौतम ने ये सब उनसे अनजाने में गलती हो गई। इस बार ये बात जोशी परिवार के सदस्य ने बोली थी। उन्हें डर था कि गौतम से डील करने के बाद वो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ करेगा। मैंने तुम्हें बीच में बोलने के लिए बोला, आहान ने रूखी आवाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा। आहान की एक नजर ही उन्हें डराने के लिए काफी थी। सॉरी। आहान बहुत खतरनाक था। उसकी एक नजर से ही उसे लगा जैसे वो यमराज से मिल लिया हो। गौतम ने आखिर बहुत हिम्मत की और अपनी गर्दन उठाई। उसने आहान की तरफ देखा और कहा, मिस्टर आहान, मिस सनाया को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शर्मा फैमिली के सारे एसेट्स लगभग 10 करोड़ के थे। गौतम के परिवार वाले सोच रहे थे कि कहीं इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया। नहीं, इतने से कुछ नहीं होगा, आहान ने कहा। सन्नाटा। शर्मा फैमिली के बैकवार्ड में बिल्कुल सन्नाटा था। गौतम ने इतनी बड़ी बात बोली थी, फिर भी आहान मना कर दिया। तो फिर आपको क्या चाहिए मिस्टर आहान? गौतम ने पूछा। तुम? आहान ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया। सनाया को तकलीफ पहुंचाने वालों को आहान कभी माफ नहीं करता था। मिस्टर आहान, मैं अमरनाथ शर्मा का बेटा हूँ। वो अभी भी तक जिंदा है। आप मुझे नहीं मार सकते, गौतम ने कहा। गौतम को आहान के शांत चेहरे के पीछे उसका गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। गौतम पैनिक करने लगा और इस चक्कर में अमरनाथ का सच भी बता दिया। वहां खड़े सब लोग हैरान थे। अमरनाथ शर्मा मरे नहीं थे, वो अब भी जिंदा थे। आहान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अमरनाथ जिंदा हो या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं था। आहान जानता था कि अगर उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया तो वो अमरनाथ से भी डील कर सकता था। गौतम को आहान का चेहरा देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए उसने आगे कहा,
20 साल पहले मेरे पापा मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के लेवल 2 पर थे। वो आज तो मार्शल आर्ट मास्टर बन चुके होंगे। उन्होंने अपनी स्किल को बहुत शार्प कर लिया है। आप तो एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, आप तो समझते ही होंगे कि मार्शल आर्ट मास्टर होना क्या होता है। और वैसे भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। मुझे नहीं लगता आप एक लड़की के लिए मेरे पिताजी और मार्शल आर्ट मास्टर को नाराज करेंगे। हो गया तुम्हारा या और कुछ बोलना बाकी है? आहान ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए सनाया से जरूरी और कुछ नहीं था। सनाया के साथ बदतमीजी करने की सजा तो गौतम को भुगतनी ही होगी। गौतम सोच में पड़ गया था, इसे मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? उसने मन में सोचा। फिर आहान ने कहा, हो गया, इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना। ठीक है, फिर गो टू हेल। आहान ने इतना कहा और गौतम पर अटैक किया। एक ही वार से गौतम की सारी ताकत खत्म हो गई। वो वहीं बेहोश हो गया और देखते ही देखते उसकी सांसें बिल्कुल धीमी हो गई थी। गौतम और विनोद की ऐसी हालत देखकर वहां से सारे लोग तितर बितर हो गए। हट्टे काटे बॉडीगार्ड भी भाग गए। आहान इन सब छोटे मोटे मोहरों को कुछ नहीं कहना चाहता था। वो दौड़कर सनाया और शेखर के पास गया। पापा, सनाया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में देर हो गई। ये सब देखकर शेखर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में ये वही आहान है जो घर पर इतनी जिल्लत सहन करने के बाद भी कुछ नहीं बोलता था। वो सोच रहे थे कि जब मैं बेहोश था तब ऐसा क्या हुआ था जो आहान इतना बदल गया। शर्मा फैमिली इतनी बड़ी फैमिली थी, पर फिर भी आहान को उन्हें बर्बाद करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। आहान शेखर का चेहरा देखकर समझ गया था कि वो क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आहान नहीं जानता था कि वो ये सब उन्हें कैसे समझाएगा। कोई बात नहीं आहान, पहले पापा को संभालो। सनाया आहान की ये साइड जानती थी, इसलिए उसे इतनी हैरानी नहीं हुई। वो बस इस बात से परेशान थी कि उनके साथ हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है। आहान ने तुरंत शेखर को आराम से बैठाया और उनके घाव देख खून रोकने की कोशिश की। आहान, तुम पागल हो, तुमने ये क्या किया? मुझे नहीं लगता अब ये दोनों बच पाएंगे। पुलिस इस जांच की अच्छे से छानबीन करेगी। शर्मा फैमिली इतनी पावरफुल तो है ही, तब हम कैसे बचेंगे? माना जो गौतम ने किया वो माफी के लायक नहीं था, पर तूने उन्हें दर्दनाक सजा दी है, शेखर ने कहा। शेखर को चिंता थी कि उनका परिवार पुलिस और कोर्ट के चक्कर नहीं काट पाएगा। पापा, चिंता मत कीजिए, ये बात बाहर नहीं जाएगी। आहान ने सब कुछ पहले ही संभाल लिया था। यहाँ आने से पहले उसने राखी और विक्की को फोन कर दिया था। उनके आदमियों ने शर्मा हाउस को हर तरफ से घेर लिया था। अब ये खबर तो क्या कोई इंसान भी वहां से नहीं भाग सकता था। उसे विश्वास था विक्की और राखी इस मामले को अच्छे से संभाल लेंगे। क्या ये खबर सच में बाहर नहीं जाएगी? शेखर ने पूछा। शेखर को एहसास हो गया था कि इस आहान में और पुराने वाले आहान में बहुत फर्क था। पापा, आप इस सब के बारे में मत सोचिए, आप आराम कीजिए, आहान ने कहा। ठीक है, वैसे मैंने गौतम को बोलते हुए सुना था कि ये सब स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है। आखिर चल क्या रहा है? मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्या क्या हो गया है? शेखर ने पूछा। पापा, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के कंस्ट्रक्शन को लेकर सनाया ने बोलना शुरू किया और पिछले दिनों जो भी हुआ उसने सब सच सच बता दिया।
शुरुआत से लेकर अंत तक शेखर के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे थे। उसके लिए सब कुछ समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने नहीं सोचा था कि गिल परिवार और गिल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इतना कुछ हो जाएगा। पापा, मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया, सनाया ने कहा। ये बात सुनकर शेखर को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा कि अब तक वो मरा नहीं था, फिर उसकी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। मैं अभी तक जिंदा हूँ, तुम्हारे साथ ऐसे अन्याय नहीं होने दूंगा, शेखर ने कहा। पापा, आप परेशान मत होइए, आहान ने इसे भी हैंडल कर लिया है। इतना कहकर सनाया ने आहान के बारे में और बातें बताई। अब अभी उसने रायजादा फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला था। वो जानती थी क्या बात छुपानी है और क्या नहीं। पापा, आप जब से हॉस्पिटल में थे तब से ही आहान बदल गया। शेखर पहले सोच रहा था कि ये कोई छोटी मोटी बदलाव था जो आहान में दिखाई दे रहा था, पर अब ऐसा नहीं है। आहान उनके सामने जरूर कोई दिखावा कर रहा था। शेखर को सनाया की बात पर पूरा भरोसा था। उसने आहान की पीठ थपथपाई और खुद ही कहा, आहान, तुम इतने काबिल थे तो फिर इतने साल सनाया को परेशान क्यों होने दिया। सॉरी पापा, मैं ऐसा नहीं चाहता था, आहान ने कहा। अगर रायजादा परिवार ने शेखर का एक्सीडेंट नहीं करवाया होता तो फिर वो अपनी असलियत कभी बाहर नहीं आने देता। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? बीती सो बात गई। अब ध्यान रखना कि सनाया को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, शेखर ने कहा। पापा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं सनाया को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, आहान ने कहा। आहान में सनाया की जान बसती थी। वो किसी भी कीमत पर उसे दुखी नहीं देख सकता था। आहान और सनाया दोनों नहीं जानते थे कि उनके सुकून वाले दिन कब आएंगे और कब वापस चले जाएंगे। मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। सनाया ने एक लंबी सांस लेकर कहा, पापा चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, आपकी चोट बहुत गहरी है। जी पापा, खून तो रुक गया है पर इंटरनल चोट भी है और सनाया की चोट की भी पट्टी करवानी है, आहान ने कहा। ठीक है चलो, शेखर ने कहा। शेखर को बहुत अजीब लग रहा था, पर आहान के एनर्जी की वजह से वो काफी बेहतर महसूस कर रहा था। आहान ने मन में सोचा, थैंक यू सनाया, पापा को सारा सच नहीं बताने के लिए। मैं नहीं जानता ये कब तक छिप पाएगा। उधर सनाया भी यही सोच रही थी। आहान, मैंने तो पापा को पूरा सच नहीं बताया, पर तुम इसे कब तक छिपा पाओगे ये मैं नहीं जानती। दोनों के मन में एक ही सवाल थे, आखिर आहान अपना सच कब तक छिपा पाएगा। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।